Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, presenting you all daily current affairs covering 30th March 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट बिम्स्टेक मिनिस्टेरियल मीटिंग. So, BIMSTEC is in news as recently the Minister of External Affairs of India participated in 18th BIMSTEC ministerial meeting. BIMSTEC की 18th ministerial meeting कोलंबो में हुई and India ने उसमें participate किया. And in this meeting, India emphasized on the BIMSTEC group's commitment to intensify and expand the areas of cooperation, especially connectivity, energy and maritime cooperation. Now, इसे लेकर जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो फेरी सर्विसेज हैं, कोस्टल शिपिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी, मोटर व्हीकल्स मूवमेंट, तो बेसिकली कनेक्टिविटी को लेकर एनर्जी और मैरीटाइम कॉपरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी बिम्स्टेक के ग्रुप्स की जो कमिटमेंट है उसको इंटेंसिफाई करना और जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उन्हें एक्सपैंड करना. दिस वाज समथिंग दैट India emphasized in this 18th BIMSTEC ministerial meeting. Now ये topic GS paper 2 point of view से important हो जाता है. BIMSTEC it is an important international organization and therefore इस video lecture में we will learn about BIMSTEC. We'll see कि वो कौन कौन से sectors हैं जहाँ पे focus किया जाता है, कौन कौन से countries BIMSTEC के member हैं and relatively sectors कौन कौन से हैं जो countries deal करती हैं. And then what is the main purpose of BIMSTEC and significance, importance of BIMSTEC. India और BIMSTEC कितना एक दूसरे के लिए important है. What is the importance of BIMSTEC especially for India? What is the role of India in BIMSTEC? वो हम यहाँ पे discuss करेंगे. And then lastly we'll also cover the challenges जो कि इस international grouping के साथ जुड़े हुए हैं. So let's begin with it. Now BIMSTEC ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. सबसे पहले आपको इसका जो फुल फॉर्म है वो क्लियरली पता होना चाहिए. इट इज़ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो यहाँ पे जो बी है, बी स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल, आई इज़ फॉर इनिशिएटिव. सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. बिम्स्टेक जैसा कि नेम बता रहा है ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. 6 जून 1997 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पे जो बिम्स्टेक की जब इस्टेब्लिशमेंट हुई है तो उस टाइम पे बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ इसे इस्टेब्लिश किया गया है. इनिशियली इसे बिस्टेक कहा जाता था क्योंकि तब इसके जो मेंबर्स थे दे वो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. एंड देन इसके बाद इस कंट्री का नाम चेंज हुआ और इन कंट्रीज़ को कहा गया बिम्स्टेक. नाउ इसके अंदर 7 मेंबर कंट्रीज़ आते हैं एंड म्यांमार को 1997 में ऐड किया गया. भूटान और नेपाल को 2004 में ऐड किया गया. सो देयर आर 7 मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक. नाम आपको याद होना चाहिए. It's Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. BIMSTEC. Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka and Thailand. इसी सीक्वेंस में याद रखिए. बी से 2 कंट्रीज आ गए, बांग्लादेश एंड भूटान. आई इंडिया, एम म्यांमार, एम के साथ ही आता है एन नेपाल. ओके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल. एंड देन एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड. ना ये एक चीट कोड है. सो अदरवाइज बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. लेकिन हम इस बिम्स्टेक के साथ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी याद रख सकते हैं. 2 बी हैं, बांग्लादेश एंड भूटान. आई इज़ फॉर इंडिया, एम इज़ फॉर म्यांमार, एन इज़ फॉर नेपाल एंड देन कम श्रीलंका एंड थाईलैंड.
तो ये 7 हमारे पास मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर म्यांमार और भूटान, नेपाल, इनको बाद में ऐड किया गया था। मतलब 1997 जून 1997 के बाद इन तीनों कंट्रीज़ को ऐड किया गया था। सो मेंबर्स याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ये जो ग्रुपिंग है ये अपनी एनुअल मीटिंग्स होस्ट करती हैं। जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल रोटेशन के साथ वहाँ पे जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट होती हैं। इस बार श्रीलंका बिम्स्टेक का होस्ट नेशन था, याद रखेंगे ना। इस ग्रुपिंग का कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे इस जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो फोकस करते हैं ना। सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे कि दिस ग्रुपिंग इज़ बेसिकली सेक्टर ड्रिवन ग्रुपिंग। तो इनिशियली बिम्स्टेक ने 6 सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया था 1997 में, जहाँ पे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म और फिशरीज़ को इंक्लूड किया गया था। तो दीज वर दी 6 सेक्टर्स जहाँ पे इनिशियली फोकस किया गया है 1997: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड फिशरीज़। 2008 में इसे एक्सपैंड किया गया एंड सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। सब्सिक्वेंटली स्टेप्स लिए गए ताकि जो ये सेक्टर्स हैं और जो फर्दर सब सेक्टर्स हैं उनको रैशनलाइज किया जा सके, रीऑर्गेनाइज किया जा सके। एंड देन दिस एंटायर कोऑपरेशन इट वाज रीऑर्गेनाइज्ड इन 2021। सेक्टर्स और सब सेक्टर्स जो कि एक पर्टिकुलर मेंबर स्टेट इसे लीड करेगा, इसके हिसाब से 2021 में इसे डिवाइड किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल द सेक्टर ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, इट इज़ लेड बाय बांग्लादेश। भूटान की बात करें तो इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ लेड बाय भूटान। इंडिया को अगर हम देखें तो सिक्योरिटी, दैट इज़ द मेन सेक्टर। Along with this, there are certain sub-sectors as well, जैसे कि counter terrorism, transnational crime, disaster management, energy. These are the sub-sectors which are led by India. म्यांमार को लीड करता है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी सेक्टर को। सब सेक्टर्स में एग्रीकल्चर, फिशरी, लाइफ स्टॉक म्यांमार को दिया गया। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल का मेजर सेक्टर है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सब सेक्टर्स में कल्चर, टूरिज़्म, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, जिसके अंदर हर जो थिंक टैंक्स हैं, जो मीडिया फोरम्स हैं, इन सबको इंक्लूड किया गया। सो दीज आर दी सेक्टर्स विच आर गिवन टू नेपाल। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका को दिया गया है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एंड सब सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एंड थाईलैंड लीड्स द कनेक्टिविटी सेक्टर। तो 2021 में इन सेक्टर्स को रैशनलाइज किया गया और रीऑर्गेनाइज किया गया एंड हर एक सेक्टर और सब सेक्टर को एक पर्टिकुलर मेंबर स्टेट उसे लीड करती है। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि इंडिया कौन से सेक्टर को रन करता है, नेपाल किसको कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया होगा तो अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ बिम्स्टेक। नाउ बिम्स्टेक का सबसे बड़ा पर्पस तो यही है कि ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, रादर एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसी तरह का एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसमें वो सभी प्रोजेक्ट्स ऐसे स्पेसिफिक कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काम किया जाता है, जिसमें जो कि ऑलरेडी ऐसे एरियाज़, ऐसे सेक्टर्स जिनको लेकर ऑलरेडी कंट्रीज़ ने एग्री किया है दैट वी विल कोऑपरेट, एंड अदर एरियाज़ जो कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो एग्री करती हैं दैट दे विल पर्टिकुलरली कोऑपरेट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब होगी थ्रू कोऑपरेशन तो एक रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी विच विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द मेंबर कंट्रीज़। नाउ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, क्योंकि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं दे आर क्लोज टू दिस बे ऑफ बंगाल रीजन, यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस भी होगी एंड यहाँ पे जॉइंट एंडेवर्स होते हैं द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड पार्टनरशिप। सो दिस विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस इन दिस रीजन। नाउ क्योंकि यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट हैं इन कंट्रीज़ का, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में हो, सोशल, टेक्निकल या साइंटिफिक फील्ड्स हों,
उन कॉमन इंटरेस्ट में देर इज़ एक्टिव कोलाबोरेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज एंड देर इज़ म्यूचुअल असिस्टेंस एज वेल. नाउ एक दूसरे को जो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज, दैट कुड बी इन मैनी फॉर्म. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज़, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, प्रोफेशनल टेक्निकल स्फेयर्स. यहाँ पे ट्रेनिंग और रिसर्च फैसिलिटीज़ की असिस्टेंस जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे को प्रोवाइड करती हैं. नाउ टू कॉपरेट मोर इफेक्टिवली, जितने भी जॉइंट एफर्ट्स हैं वहाँ पे इजीली जो कंट्रीज़ हैं वो कॉपरेट कर सकें. सो फॉर दैट वी नीड द जॉइंट एफर्ट्स विच आर सपोर्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू नेशनल डेवलपमेंट एज वेल. किसी भी मेंबर स्टेट का जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ मिलकर, उसके साथ जॉइंट एफर्ट्स करके, सपोर्ट करके वी नीड टू कोऑपरेट, ताकि जो भी टेंजिबल बेनिफिट्स आएँ वो लोगों तक पहुंच सके एंड अल्टीमेटली लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके. लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इम्प्रूव होगा? नाउ इस कोऑपरेशन की वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी दैट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट. It will improve transportation and communication infrastructure, and that will ultimately help to raise the living standard as well. Now, ऐसे projects जहाँ पे cooperation की ज़रूरत है between the member states, they can be dealt with most productivity. Regional basis पे जो बिम्स्टेक के member states हैं वो अपने आप में ही इसे बहुत अच्छे से cooperate कर सकते हैं, जो भी available resources हैं उसका best use कर सकते हैं. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. द पर्पस ऑफ बिम्स्टेक इज़ टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन बे ऑफ बंगाल रीजन एज वेल. नाउ बिकॉज कंट्रीज़ आपस में बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं. इसमें इंटरनेशनल टेररिज्म से चाहे कॉम्बैट करना हो, जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं इससे डील करना हो, नेचुरल डिज़ास्टर, क्लाइमेट चेंज, कम्युनिकेबल डिजीज़, इन सब को डील करने के लिए दिस अ वेरी क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल द मेंबर स्टेट्स एंड देयरफॉर the main purpose of is to maintain peace and stability in Bay of Bengal region. Now ताकि जो member countries हैं, जो ये organization है, इसका भी बाकी international और regional organizations के साथ close और beneficial cooperation रहे. ऐसी organizations जिनका aim same है, purpose same है, उनके साथ मिलकर बिम्स्टेक आगे बढ़े. Mainly जो बे ऑफ बंगाल रीजन है यहाँ से पावर्टी को इरेडिकेट करना, दैट इज़ ऑल्सो द पर्पस ऑफ बिम्स्टेक. यहाँ पे एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, एक इस तरह की सिनर्जी को प्रमोट करना जिससे जो कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो सके. बिकॉज कनेक्टिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एनेबलर जिसके थ्रू जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो हो सकती है और ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी है वो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, दे कैन शेयर दी प्रॉस्पेरिटी एज वेल. एंड अल्टीमेटली दिस विल प्रमोट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर विच विल अल्टीमेटली फॉस्टर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर रीजन. सो देयरफॉर अगर हम बिम्स्टेक की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये पूरे के पूरे रीजन में दे आर अराउंड 1.67 बिलियन पीपल. सो बिम्स्टेक इट ब्रिंग्स टुगेदर ऑल दीज 1.67 बिलियन पीपल. एंड अगर इस रीजन की कंबाइंड जीडीपी देखें दैट इज़ अराउंड 2.88 ट्रिलियन US डॉलर्स. सो बिम्स्टेक की जो वैल्यू है इट इज़ ग्रोइंग एंड इसका जो अटेम्प्ट है जिसके थ्रू जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं वो सिनर्जी में आ सकें, दैट इज़ वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो रहे हैं. एंड जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो एफर्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना. देयर आर मेन 3 रीजंस. सबसे पहले तो ये कि जो बिम्स्टेक का पोटेंशियल है उसे लेके देयर इज़ अ वेरी ग्रेट एप्रिशिएशन एज वेल. नाउ बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, the abundant natural and human resources in this area and rich historical linkages. जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो भी बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले चीज़ तो जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी है. नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अबंडेंट हैं और साथ ही में हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज जो लिंकेजेस हैं वो बहुत रिच हैं एंड दिस इज़ नीडेड फॉर प्रमोटिंग डीपर कोऑपरेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. इसी के साथ साथ जो बे ऑफ बंगाल रीजन है इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम द एपिसेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक आइडिया. अ प्लेस वेयर strategic interest of major powers of East and South Asia they intersect. So इंडो पैसिफिक आइडिया का ये एक एपी सेंटर बन सकता है. इट ऑल्सो सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन 2 मेजर
high growth centers of Asia, South and Southeast Asia. And एक चीज़ बहुत important है, which is connectivity. It is very essential to develop a peaceful and prosperous and also sustainable Bay of Bengal region. And therefore जो BIMSTEC का जो master plan for transport connectivity, it will provide the necessary boost, to bring out connectivity in all the member states, which is very, very, very important. Now let's understand India and BIMSTEC more closely. The role of India, the importance of BIMSTEC for India altogether. तो जैसा कि अभी हमने बात की, जो BIMSTEC है ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहा है. एंड यहाँ पे दो कॉमन चीज़ें हैं. एक तो इकोलॉजी ऑफ ग्रेट हिमालयाज़, मेजर कंट्रीज़ जो हैं वो ग्रेट हिमालयाज़ को शेयर करते हैं, एंड देन द बे ऑफ बंगाल. नो BIMSTEC की इंडिया के लिए एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, स्पेशली विद द चेंजिंग मेंटल मैप ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. इंडिया ने बे ऑफ बंगाल को इस पूरे रीजन को इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट के अंदर कंसिडर किया है. एंड इसी के साथ साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़ के अंदर भी बे ऑफ बंगाल इंडिया के लिए काफ़ी इंटीग्रल हो जाता है. इट कैन एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन फॉर इंडिया, एंड देयरफॉर BIMSTEC मैटर फॉर इंडिया एंड दिस पर्टिकुलर रीजन. BIMSTEC का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो कॉपरेशन के साथ अगर हो तो ये काफ़ी रैपिडली जो जियोपॉलिटिकल कैलकुलस चेंज हो रहा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. इससे इंडिया को एक यूनिक पोजीशन मिल सकती है. इंडिया को क्यों, एंटायर BIMSTEC को एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिल सकती है इन द पाइवट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन. एंड इसे लेकर इंडिया ने अपना जो प्रॉमिस था टू सेट अप द सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, CBS, सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज़, इसे सेटअप किया एट नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार. यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर, जो बाकी सब्जेक्ट्स जो कि बे ऑफ बंगाल रीजन से रिलेट करते हैं, उसे लेके यहाँ पे रिसर्च की जाएगी. सो द मेजर क्वेस्ट ओवर हेयर इज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ BIMSTEC रीजन. एंड ये तभी हो पाएगा जब सिंगल माइंडेड फोकस हम अचीव कर पाएँ, एंड जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जिस सेक्टर को वो लीड कर रहे हैं इनके बीच में कोऑपरेशन आ सके. So India also have a very key role in accelerating the regional cooperation under BIMSTEC's framework, and it will ultimately make India more vibrant, stronger, and even result oriented. So it is of much importance for India as well. And then of course there are some challenges. Now सबसे पहले अगर हम देखें, so there is a persisting organizational weakness. Now there is seen कि थोड़ा सा in this inconsistent level of commitment, and there is general ambiguity regarding how to engage with other institutional actors, जो कि particular area के अंदर those have been a key reason for hampering the function of the organization. तो organization की जो functioning रही है ये काफ़ी inconsistent levels of commitment के साथ एक organizational weakness यहाँ पे show करती है. एंड देन देर इज़ पुअर कनेक्टिविटी. हमारे पास जो पुअर रोड और रेल कनेक्टिविटी है, वी हैव इनसफिशिएंट लास्ट माइल लिंक्स. तो इनकी वजह से भी वी हैव सम कम्बरसम कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसीजर जो कि ट्रेड को भी हैम्पर करता है. तो जो बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने का, अभी दैट इज़ वेरी पुअर. सिमिलरली वी हैव लैक ऑफ कोहेजन एंड कोऑर्डिनेशन. जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक कोहेजन होना टू अचीव इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मेनली बिकॉज अब आप म्यांमार का इशू देखें. सो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों ही कंट्रीज़ BIMSTEC के मेंबर हैं, लेकिन रोहिंग्यास का जो रिफ्यूजी क्राइसिस है ये दोनों के बीच में एक बिटरनेस क्रिएट कर रहा है. सो वो कोहेजन और वो कोऑर्डिनेशन उतने लेवल तक अचीव नहीं हो पा रहा. रादर कुछ इश्यूज़ को लेकर जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में भी भेद जो मत है वो नहीं मिलते हैं. सो दिस अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब हम एक कॉमन चार्टर नहीं डेवलप कर पाते, हमारे बीच में कोहेजन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. एंड यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज आता है इन टर्म्स ऑफ चाइनाज फाइनेंशियल हेजेमनी.
चाइना की एक मैसिव ड्राइव चल रही है जिसके थ्रू जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है, इट्स ए ड्राइव टू फाइनेंस एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, एंड दैट इज़ डन थ्रू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में, बिम्स्टेक के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू फाइनेंस किया है. दे आर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देयर एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड भूटान. इंडिया और भूटान ऐसे दो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं पहुँचा. सो देयरफॉर बिम्स्टेक इज़ अ न्यू बैटल ग्राउंड इन इंडिया एंड चाइनाज बैटल फॉर डोमिनेंस. सो इंडिया की जो चाइना की जो फाइनेंशियल हेजेमनी है ये भी एक बड़ा चैलेंज है. इसके अलावा देयर आर ऑल्सो सम अदर इशूज़ एज वेल, जैसे कि इस रीजन की अगर हम बात करें, सो देयर इज़ एमर्जेंस ऑफ डेड जोन्स. जो ओशन है वहाँ पे डेड जोन्स आ रहे हैं. डेड जोन्स आर दोज एरियाज वेयर देयर हैव ज़ीरो ऑक्सीजन. सो जब ऑक्सीजन नहीं है, सो देयर इज़ नो फिश विच इज़ गोइंग टू सर्वाइव. एंड एक और बड़ा चीज़ है कि जो इंडियन ओशन में जो रिवर्स आ रही हैं, दे आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ प्लास्टिक इनटू द इंडियन ओशन एज वेल. दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड, जो मैंग्रोव्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं. देयरफॉर सी इरोजन बढ़ रही है. पॉपुलेशन प्रेशर एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंड्यूस हो जाता है. कोस्टल एरियाज़ के अलॉन्ग जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग चैलेंज इन दिस एंटायर रीजन. एंड कॉन्सिक्वेंटली जो अनट्रीटेड वेस्ट फ्लो इंडियन ओशन में पहुंच रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, जो कि बड़ा इशू है बिटवीन ऑल द बिम्स्टेक्स कंट्रीज़. सो अगर हम बिम्स्टेक को समझें, सो इट इज़ अ वेरी वायबल ऑप्शन फॉर इंडिया टू मेंटेन इट्स फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स. Now, India will have to take into account that, in fact, अगर हम एशिया की बात करें, so economics and politics, they have been historically deeply integrated in Asia. And to make sure to not to fall into this particular trap, जो बिम्स्टेक है, it could develop some code of conduct ताकि जो एरिया है वहाँ पे freedom of navigation हो. There should, some existing laws of seas जो कि regionally apply हो. In addition to this, BIMSTEC can also, stem the region's creeping, militarization by instituting. For instance, अगर हम Bay of Bengal की बात करें, so we have Bay of Bengal Zone of Peace. It basically, seeks to limit any bellicose behavior of extra-regional power. Then the BIMSTEC leaders, should also reinforce their commitment and efforts in building the momentum of collaboration in Bay of Bengal region. ताकि सबके पास सिक्योरिटी ऑफ डेवलपमेंट आ सके. फॉर दैट वो जो कमिटमेंट चाहिए, वो जो एफर्ट्स चाहिए, उनको रीइंफोर्स करना पड़ेगा. कोलैबोरेशंस में मोमेंटम आनी होगी. देन ओनली यू कैन गेट द सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल. बिम्स्टेक नेशंस को टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए भी कलेक्टिवली काम करना होगा. वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, साइबर अटैक, नार्को ट्रैफिकिंग, ऑल ऑफ दीज आर बिग 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 इशूज़. एंड जो बिम्स्टेक के जो समिट होते हैं, दे मस्ट क्रिएट अ न्यू रीजनल मैकेनिज्म जिसके थ्रू मैरीटाइम इश्यूज़ जो है ऑफ ट्रांस बाउंड्री नेचर, उन सब को लेकर कुछ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ हो सकें. सो द मैकेनिज्म मस्ट इनिशिएट द अर्जेंट मेजर्स जिसके थ्रू जो फिशरीज़ मैनेजमेंट हैं वो स्ट्रेंथन हो सकें. फिशिंग मेथड्स सस्टेनेबल हों, वो हमें प्रमोट यहाँ पे करना होगा. वी नीड टू एस्टैब्लिश सम प्रोटेक्टेड एरियाज़, develop a framework to prevent and manage pollution, especially अगर हम industrial और agricultural waste की बात करें, including oil spills as well. So there is the great need, greater scientific research की ज़रूरत है यहाँ पे, जो climate change के impact होने वाले हैं उसको समझने के लिए, in overall as well as अगर हम fisheries की बात करें in particular. And एक तरह से participatory approach से इन्वॉल्व होना चाहिए, फॉर नियर रियल टाइम स्टॉक असेसमेंट एंड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ रीजनल ओपन फिशरीज डाटा अलायंस. नाउ इसे लेकर जो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम है, BOBP, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज़ बेस्ड इन चेन्नई एंड इट इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क टू प्रमोट सस्टेनेबल फिशिंग. Similarly, we have Bay of Bengal large marine ecosystem. This project is also being launched by FAO.
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके लिए जो फंडिंग चाहिए दैट इज़ गिवन डन बाय ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी एंड सम अदर्स. सो जो बिम्स्टिक समिट है इसके अंदर जो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम है फॉर सस्टेनेबल फिशिंग एंड जो बे ऑफ बंगाल लार्ज मेरीन इकोसिस्टम है, इन सब को भी फुल्ली सपोर्ट देनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद वन हॉर्न राइनो, ये भी न्यूज़ में है. इट्स अ स्पीशी इन न्यूज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो राइनोज़ की जो पॉपुलेशन है आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में, इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 200. वहाँ पे लेटेस्ट सेंसस हुआ, उस लेटेस्ट सेंसस ने रिवील किया दैट काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, वहाँ पे राइनोज़ की पॉपुलेशन 200 से इंक्रीज़ हो चुकी है. 2018 में, इससे पहले जब सेंसस हुआ था, तब राइनोज़ की पॉपुलेशन 2413 नंबर पे थी, एंड नाउ इट इज़ 200 मोर. इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट for the future of Assam's wildlife in the country. Therefore, it becomes important for us to understand more about one-horned rhino. So, the greater one-horned rhino, जिसे Indian rhino भी कहा जाता है, out of all the rhino species, it is the largest. Physical appearance की बात करें, so their color is brownish grey and they are hairless. ठीक है? They have knobby skin. अगर आप दूर से देखें तो it appears to be armor plated. ठीक है? And they have a single horn on top of their snout, and their upper lip is semi-prehensile. अब अगर हम ग्रेटर वन हॉर्न राइनो की बात करें, इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल ब्लैक हॉर्न. जो हॉर्न होता है वो कुछ 8.25 इंचेस लॉन्ग होता है, 8 to 25 इंचेस लॉन्ग है, एंड जो ग्रे ब्राउन हाइड्स होते हैं उनकी स्किन फोल्ड्स के अंदर, एंड दूर से देखो तो आर्मर प्लेटेड एक अपीयरेंस यहाँ पे मिलती है. Diet one horned rhino की, they primarily they graze. Their diet consists almost grasses, leaves, branches of shrubs, trees, fruits, aquatic plants. तो they mainly graze. Habitat, ये mainly जो tall grasslands होते हैं वहाँ पे confined हैं, और हिमालयाज़ के जो foothills में जो forest हैं वहाँ पे भी आपको one horned rhino मिल जाते हैं. जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है ये कॉमनली हमें नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया में मिलता है. इंडिया में आसाम में मिलता है. कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इट इज़ वल्नरेबल. इसका साइंटिफिक नेम है राइनोसेरस यूनिकॉर्निस. इट्स वल्नरेबल. नाउ क्योंकि वन हॉर्न राइनोसॉरस वल्नरेबल है तो इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स भी आपको पता होने चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी लॉन्च की थी फॉर वन हॉर्न राइनोसॉरस, एंड जिसके अंदर राइनोस के जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स थे वो लिए गए, जिसमें एक बड़ा इनिशिएटिव है ग्रास लैंड मैनेजमेंट. ना ग्रास लैंड मैनेजमेंट की जाए ताकि जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सकें, मेनली थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. उनका हैबिटेट है, हैबिटेट इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली इट कम्स अंडर द कंजर्वेशन एफर्ट्स. एंड देन 2019 में हमारे पास आती है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019. इट वॉज साइंड बाय इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, एंड इसका एम था टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द राइनोज. इसके बाद एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया टू क्रिएट DNA प्रोफाइल ऑफ ऑल द राइनोज. दिस वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. 2019 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज आता है, और 2020 में इंडियन राइनो विजन आता है. इट वॉज अ यूनिक प्रोग्राम जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल एंड नेशनल लोकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनोज. इस इंडियन राइनो विजन के अंदर मानस को 22 राइनोज दिए गए फ्रॉम अदर प्रोटेक्टेड एरियाज एज वेल. अलॉन्ग विद दिस इंडिया और नेपाल की जो गवर्नमेंट्स हैं इन्होंने मिलकर they have taken steps towards the Indian rhinoceros conservation with the help of World Wildlife Fund. So it is important, it's a species in news. इसके conservation efforts आपको पता होने चाहिए. Habitat कौन कौन से countries में मिलता है, and especially ये कि 2019 में जो declaration आई थी और 2020 में जो हमारी Indian Rhino Vision है, ये आपको with respect to one horned rhinos पता होना चाहिए. So this is it. आज की इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पेपर में आए हैं उनको हमने डिस्कस किया. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.